गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स का सबसे लास्ट थ्योरी पार्ट। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में जो है आ रहा है। डिटर्मिनेंट्स का कंप्लीट मैंने क्या किया है कि पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट किया, जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हुआ था कि पूरे थ्योरी को एक बार आपको बता दिया गया था। इसके बाद प्रॉब्लम पर एनसीईआरटी A to Z प्रॉब्लम करवाया गया था। ठीक है, उसी तरह से डिटर्मिनेंट में भी यही होगा कि टोटल पहले थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, उसका प्रॉपर्टीज समझ लीजिए, है ना। माइनर को फैक्टर जितने भी सारे टर्म है उसमें, एडजॉइंट है, इनवर्स है, सारे टर्म को आपको समझना है। इसके बाद प्रॉब्लम बनाना है हम लोगों को। तो पहले आप लोगों को बताया गया था थ्योरी, सारा चीज बताया गया था। ये लास्ट है आपका थ्योरी का लास्ट क्लास होगा, और इसके बाद हम लोग पुनः जो है प्रॉब्लम पर आएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर जो है बच्चे ज्यादातर ये सोच रहे हैं कि हिंदी मीडियम में वीडियो आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए मैथमेटिक्स है, आप मीडियम सारा चीज एक्सप्लेनेशन है वो चीज आप हिंदी इंग्लिश सारा चीज एक में आप समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ कुछ कुछ ऐसा टर्म है जो मैं आपको लिखूंगा तो मैं बता दूंगा कि ये हिंदी है, इंग्लिश है, इस तरह का जो भी है टर्म आपको बता दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं होगा। जब एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा तो वहां से भी कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। और इसके बाद एक चीज और है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कैलकुलस स्टार्ट होगा तो हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट पता ही नहीं कि किस मीडियम में पढ़ाई हो रहा है, तो कैलकुलस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलस में कुछ कुछ छोटा छोटा टर्म है जो आपको हिंदी इंग्लिश समझना है, लेकिन जो चीज इंग्लिश में आपको आसानी से समझ में आ सकता है वो चीज आपको हिंदी में नहीं समझ में आ सकता। लेकिन हाँ, हिंदी में भी करूंगा, इंग्लिश में भी साथ साथ करूंगा। दूसरी बात ये आपको ध्यान देना है कि जब आप बोर्ड में एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपका क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग रहता है हिंदी एज वेल एज इंग्लिश भी रहता है, साथ में हिंदी भी रहता है। ठीक है, तो कोई ये मीडियम का डाउट नहीं करना, ये मैथ्स का क्लास है। ठीक है, और मैथ्स का क्लास में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में थोड़ा ज्यादा लॉन्ग चल जा रहा है, एक ही वीडियो अपलोड करने में ज्यादा दिक्कत हो पा रहा है। इसी की वजह से जो है एक एक वीडियो जा रहा है, और क्लास जो है जस्ट अब खुलेगा ही, मतलब जैसे आदेश होता है क्लास खुलता है तो फिर हम लोग क्लास में ही कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग आगे समझते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। देखिए, सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, यानी लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जब लीनियर इक्वेशन जब हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात आता है कि सर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हिंदी में बात हो गया संगत और असंगत, किसको संगत कहते हैं और किसको असंगत कहते हैं, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कंसिस्टेंट हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। कंसिस्टेंट किसको कहते हैं? कंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन it has one or more solution, one or more solution, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड consistent if it has one or more solution, if it has one or more solution। देखिए करना क्या है, समझना ये है हम लोगों को कि कंसिस्टेंट सर किसको कहेंगे, तो जिस लीनियर इक्वेशन का वन सॉल्यूशन होगा या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा, है ना। अब यहां पर हिंदी मीडियम में विद्यार्थी कैसे लिखेगा? संगत,
दिया गया समीकरण निकाय का एक या एक से अधिक हल हो उसे संगत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक है और एक से क्या है, अधिक है, तो जिसमें वन और मोर सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट कहते हैं। और बात बाकी यहां देखिए इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is called said to be inconsistent if it has no solution, जिसका कोई भी हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये असंगत हो गया और क्या हो गया, संगत हो गया। संगत का मतलब यह हुआ कि यदि किसी दिया गया समीकरण निकाय का एक या एक से अधिक हल हो उसको हम लोग संगत कहते हैं, और यदि किसी दिया गया समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं असंगत। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको समझना था, बाय डेफिनेशन मैं आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, देखिए यहां पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को जो है यहां पर बता चेक करने के लिए आपको जो है पूछेगा कि ये जो समीकरण है इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है, इस तरह का पूछेगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, इसके पहले मैं आप लोगों को यदि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व जो करते हैं हम लोग, ये सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये जो लिखा हुआ है कि सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, ये सॉल्व करने का इसका तरीका होता है, एक्स फार्मूला होता है x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। अब इस फार्मूला को समझना है हम लोगों को, फार्मूला कैसे आता है। तो देखिए, कंसीडर द इक्वेशन, इस इक्वेशन पर हम लोग विचार करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, अब यहां पर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, ए के बारे में भी हमको नॉलेज होना चाहिए ताकि ए इनवर्स निकल जाए, बी भी हमको रिसीव होना चाहिए और एक्स भी। तो ए बराबर क्या होगा, देखिए ए लिखने का तरीका क्या है, इस तरह से आपको इक्वेशन दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि एक्स का वैल्यू क्या है। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या है, मतलब एक्स पूछेगा तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको निकालना होगा। ध्यान दीजिएगा, एक्स लिखने का तरीका क्या है कि फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। जैसे यहां पर देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, x1, ये हो जाएगा a1 a2 a3, इसमें y का कोएफिशिएंट b1 b2 b3, इसमें c1 c2 और c3। क्लियर है, माने ए लिखने का तरीका है कि फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट को लिखते हैं, सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट को लिखते हैं और थर्ड कॉलम में z के कोएफिशिएंट को लिखते हैं। ये लिखने का तरीका होगा। ठीक है, अब देखिए x लिखने का मैं तरीका आप लोगों को बताता हूं। x में इस इक्वेशन में जितने भी प्रेजेंट क्या है, वेरिएबल है, वो सारे वेरिएबल को लिखते हैं। जैसे x y z, x y z, और इसमें देखिए b क्या होता है बाबू, तो b हो जाता है आपका जो है RHS टर्म में जो भी है, तो d1 d2 और d3। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं, ये आपको समझना है कि a और x जो है ये जो है इस इक्वेशन के किस पार्ट से प्राप्त हुआ है, LHS पार्ट से प्राप्त हुआ है कि RHS से, तो LHS से हुआ है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, इट इज रिटन एज ax इक्वल टू b, ax इक्वल टू b, क्योंकि a जो आया है, कि a जो आया है इस इक्वेशन के LHS पार्ट से आया है। अच्छा, अब x जो आया है, यह भी जो है इसका क्या LHS पार्ट है, और b RHS पार्ट है, तो ax इक्वल टू हमने लिख दिया b। इससे हमको फार्मूला निकालना है x बराबर a इनवर्स इनटू b। आपको ये सोचना है कि सर इसमें आपको a इनवर्स लाना है, तो आप दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर लिख दीजिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स। a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर
ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू क्या हो गया बी। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए, देखिए कि यदि ए इनवर्स में ए से इंटू करते हैं तो आई होता है, और आई में किसी भी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो वही क्या होता है, वही मैट्रिक्स हो जाता है। ये चीज आपको बताया गया। तो देखिए ए इनवर्स में ए से जब इंटू होगा तो ये क्या दे देगा, आई दे देगा। आई एक यूनिट मैट्रिक्स यहां लिखते हैं, हो सकता है आपको दिखाई यहां ना दे, तो आई हो जाएगा और यहाँ एक्स हो जाएगा। क्योंकि ए इनवर्स में ए से इंटू करेंगे माने कोई जो है मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का इनवर्स है, उसका व्युत्क्रम है, दोनों का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अभी बता, हमेशा चेक करके देख लीजिए। ये इनवर्स इंटू कितना हो जाएगा बी। अब एक बात बताइए, किसी भी यूनिट मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स से इंटू करते हैं तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। जैसे आई इंटू एक्स इक्वल टू कितना एक्स, तो एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू कितना हो गया बी, तो एक्स इक्वल टू हो गया हमारा ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स इक्वल टू यही फॉर्मूला हमको निकाल के आ गया, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, नोट डाउन इसको भी लिखिए। देखिए ये जो है थ्योरी आपका जो है आपका सेकेंड ऑर्डर में भी काम करेगा। सेकेंड ऑर्डर आपको किस तरह से रहेगा, इस तरह से देखिए, मान लीजिए a1 x है और b1 y है इक्वल टू c1, या d1 लिखिए, a2 x प्लस b2 y इक्वल टू d2 लिखिए। तो यहां पर ये आप ऐसा लिख सकते हैं a1 a2 और b1 b2। जब आपको थ्री ऑर्डर लिखने आ गया तो टू ऑर्डर क्या है, वो भी आसान है। x क्या लिखेंगे, x इसमें क्या लिखेगा बताइए, ये सिर्फ रफली बता रहा हूं। x और y जो भी वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल x y z था, इस इक्वेशन में प्रेजेंट वेरिएबल x y z था, और संजोग है कि यहाँ x से y है तो x से y लिखेंगे। अब b क्या लिखेंगे, तो b जो RHS पार्ट में होगा d1 और d2 है। बहुत सारा ऐसा इक्वेशन आपको मिलेगा जिसमें d1 का पार्ट जो LHS में रहेगा, लेकिन उसको हम RHS ट्रांसफर करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें यदि LHS पार्ट में रहेगा तो उसका साइन चेंज करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लेकिन कभी भी आप इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो पहले जो है इक्वेशन को इस फॉर्म में पहले बना ले। जब इस फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगा तो सॉल्व करना बहुत आसान होगा। ठीक है, देखिए आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड में, कि यदि कोई रैखिक समीकरण है और उसको यदि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो इसका आपको फॉर्मूला बताया गया, x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। तो x का वैल्यू कैसे निकालना है, और a यदि आपको पता है तो a इनवर्स निकालने का भी तरीका पिछले वीडियो में बताया गया है, और आपको b भी है कि RHS टर्म जो है b हो जाता है। ये तो मैं इस पर भी प्रॉब्लम नहीं करवाया हूं, लेकिन देखिए थ्योरी पर पहले बांट करिए, इसके बाद प्रॉब्लम होगा। ये लास्ट थ्योरी है आपका, मैं बार बार बता रहा हूं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के आपने जो बताया कि डिफरेंस कि कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, तो कंसिस्टेंट आप लोग को बताया गया कि यदि किसी समीकरण का, ठीक है, यदि वन सॉल्यूशन होता है या वन से अधिक होता है, यानी वन और मोर सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और यदि नो सॉल्यूशन होता है उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। लेकिन बात यह है कि यहां पर कैसे इसको चेक किया जाए कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि चेक करने के लिए भी क्वेश्चन आपको आता है। तो मैं चेक करने का आपको मेथड बता रहा हूं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने का। एक है आपका कंसिस्टेंट और एक है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हाउ टू चेक दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, कैसे इसको हम चेक करें, क्लियर है। तो सबसे पहले बात कि सर केस फर्स्ट, देखिए ध्यान समझिएगा, केस फर्स्ट में पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, और डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि जीरो के बराबर नहीं है, मान लीजिए कि किसी डिटरमिनेंट को आप सोल्व कर रहे हैं, उसका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आता है, इसका मतलब यह है कि उसका सिर्फ एक आंसर होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि इफ इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, और जिसका वन सॉल्यूशन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, हेंस इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी डिटरमिनेंट को पहले उसका सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कैसे निकालने का तरीका आपको बताया गया। तो इसका वैल्यू पहले निकालेंगे, किसी डिटरमिनेंट यदि जीरो के बराबर नहीं होगा, तो जीरो के बराबर नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा कि वो एक सिंगल आंसर आपको देगा, और वो जो एक सिंगल आंसर देगा इसका मतलब है तो उसका वन सॉल्यूशन होगा। जिसका वन सॉल्यूशन होता है या वन से अधिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है,
मोर सोल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। जिसका वन भी होता है उसको भी तो कंसिस्टेंट कहते हैं। इसका मतलब वन सोल्यूशन तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। लेकिन बात यह है कि सर ऐसा है कि सेकंड में बताया गया, यदि आप किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं और यदि जीरो आ गया तब, तो इसमें केस आपका बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे और एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू यदि जीरो आ गया, एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू जीरो आ गया, तो यहां पर लिखेंगे इफ इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इफ इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर जीरो आया, इसका मतलब है कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि हेंस इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। कोई बोलेगा सर यहां भी कंसिस्टेंट लिखे, यहां भी कंसिस्टेंट लिखे, क्यों? क्योंकि यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यहां पर वन सॉल्यूशन है। तो वन सॉल्यूशन होता है तो भी कंसिस्टेंट, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो भी कंसिस्टेंट, यहां पर कंसिस्टेंट होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एडजॉइंट ऑफ ए आई इंटू बी का वैल्यू, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब है हेंस इट इज कॉल्ड इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर आपको बताया गया कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का यदि वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आएगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा, और जब नो सॉल्यूशन होगा इसका मतलब ही क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। जब एग्जांपल जब क्वेश्चन करवाएंगे तो वहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी भी एक क्वेश्चन चाह रहा था, देखिए मैं क्वेश्चन करा ही दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा बात। देखिए जस्ट वन मिनट, देखिए ये 4.6 में आपका जो है इस तरह से लास्ट थ्योरी चल रहा है ना। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6, ठीक है, 4.6 का जो है। ऐसे ये क्वेश्चन जो है रेगुलर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात यहां पर चेक कर लेते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल में करवा दूंगा, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल से क्लियर होगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3। ध्यान दीजिएगा बाबू, कितना है? अब इसमें बताना है कि ये जो है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो पहले a का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो a का वैल्यू निकालिएगा तो x का कोएफिशिएंट आपको नहीं तो 1 है, तो 1 2 और 2 और 3, ठीक है। अच्छा x का वैल्यू आप निकाल दीजिए, x और y हो जाएगा, b भी निकाल सकते हैं आपकी मर्जी, 2 और 3 हो जाएगा। क्लियर? देखिए तो सबसे पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। डिटरमिनेंट 1 2 2 और 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, कितना हो गया -1। यानी आप कह सकते हैं कि चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ a का जो वैल्यू है 0 के बराबर नहीं आएगा। जब डिटरमिनेंट a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब है कि इसका क्या होगा, वन हल होगा, वन सॉल्यूशन होगा। और जिसका वन सॉल्यूशन कहते हैं उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है जब क्वेश्चन करवाएंगे तो सारी चीज आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले क्या आपको करना है कि इक्वेशन के माध्यम से a x और b पहले निकाल लेना है किसी भी क्वेश्चन को। इसके बाद यहाँ पर डिटरमिनेंट का वैल्यू पहले निकालना है। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया, यदि 0 के बराबर आता तो थोड़ा सा लंबा और प्रोसेस होता, लेकिन संजोग ये है कि इस क्वेश्चन में 0 के बराबर नहीं आया। एग्जांपल एक ही भी करवाएंगे, ज्यादा नहीं करवाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका सर एक ही ना कोई हल आया, -1 आया। और जब -1 आया इसका मतलब जिसका वन सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। इसका देखिए स्टूडेंट एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आप ही के क्लास के स्टूडेंट, ठीक है, मान लीजिए जो स्टूडेंट नए जुड़े होंगे नहीं जान रहे होंगे उनको भी बता देना चाह रहा हूँ कि यो जो है
इंग्लिश मीडियम 7 से 8 का स्टूडेंट है जिनका नाम है निखिल कुमार। उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है लॉकडाउन में एक जो है होमवर्क किया है, और ये होमवर्क इस प्रकार है कि वो जो है एक बहुत बड़ा टावर बनाया है जिसका नाम है एफिल टावर। ठीक है, तो एफिल टावर उन्होंने बहुत अच्छा तरीका से बनाया है। उनका टावर जो है हमको पसंद आया, और वो कई बार आप अपने क्लास में टॉपर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो उनका टावर हमको पसंद आया, इसलिए मैं आप लोग के साथ जो है उस टावर को शेयर करना चाहूंगा वीडियो के माध्यम से। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि वो टावर आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग भी कुछ लॉकडाउन में जो है इस तरह का जो है होमवर्क करते रहिए, बताते रहिए। इसी से जो है अच्छा स्टूडेंट का जो है पहचान होता है। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। बहुत